हाँ, तो बच्चों हम लोगों को साइक्लोट्रॉन स्टडी करना है। साइक्लोट्रॉन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था अब तक? तो पहले 2 वीडियोस में मैं साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, डिस्क्रिप्शन, डायग्राम और वर्किंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। आज मैं आपको इसकी कैलकुलेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड लिमिटेशन और यूजेस के बारे में बात करूंगा, राइट। तो ये फिर साइक्लोट्रॉन का जो पूरे का पूरा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन में हमने ये इसका डायग्राम था, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है ये 2D में। इस डायग्राम में यहाँ पे ये सोर्स था, फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। इस सोर्स से जैसे ही एक प्रोटॉन निकलता था तो वो प्रोटॉन से हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन करते थे। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऑन होने के बाद क्या होता था कि ये वाला तो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता था। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है बेसिकली, ये एक्सलेट होता था और ये ऐसे इसमें एंटर कर जाता था मूव करके। जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जाता था इस डी के अंदर, डीज होते थे तो ये ऐसे घूमता था और ये ऐसे रिवॉल्व होता रहता था। यानी कि जैसे ही इस गैप में आता था तो कौन एक्टिव होता था? यहाँ पर गैप में आते ही इसमें एक्टिव होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही ये इसके अंदर डी के अंदर चला जाता था तो क्या एक्टिव हो जाता था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसको बेंड करने का काम करता था और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सलेट करने की काम करता था। तो एक्सलेशन से होते होते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती थी, यानी कि वो राउंड राउंड घूम के वेलोसिटी अपनी बढ़ा लेता था। तो उस टाइम में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता था? तो v इज इक्वल टू, यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला है अपना v इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए सबसे पहले बेसिक से आपको सिखाऊं तो क्या, mv² अपॉन r, दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना? मैग्नेटिक, QVB, राइट। यहां से अगर हम v की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाता है? चलिए मैं यहां से निकाल देता हूं, एक v से v मर गया, ये इधर चला गया, तो v इज इक्वल टू व्हाट? QBr/m। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। इससे देखो क्या सीखने को मिलता है हमें, यहां से ये जो गोला बना इसका रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बार बार बड़े गोले बनते जा रहे हैं ये, तो इसका रेडियस तब कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो रेडियस इंक्रीज होने से क्या होता है? उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो यहां से अगर रेडियस का फॉर्मूला देखें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हुआ? रेडियस का फॉर्मूला यहां से हो गया, रेडियस यहां से निकालेंगे तो याद आएगा आपका mv/qb। ये आपका रेडियस यहां से आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कितना है? मैंने लास्ट में भी बताया था, t इज इक्वल टू व्हाट? 2πm/qb। ये कैसे आया सर? ये आया ओमेगा से, क्योंकि ओमेगा के अंदर क्या छिपा होता है? ओमेगा के अंदर छिपा होता है आपका टाइम पीरियड, राइट। तो यहां से अगर ओमेगा का हम फॉर्मूला बनाना चाहे तो वो क्या आएगा? QB/m। यानी कि यहां से हमने ये सब फॉर्मूलेज बेसिकली कैलकुलेशन में पहले पढ़ा चुका हूं, आपको मैंने बताया है लास्ट लेक्चर्स में कि तब ये रिवॉल्व करता है पार्टिकल तो उसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उन फॉर्मूलेज को जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उनको मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज QB/2πm। ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ mv²। अगर मैं यहां से बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आपकी? हाफ mv²। अगर हम यहां से वैल्यू पुट कर ले हाफ m और v की वैल्यू यहां से पुट कर लेते तो क्या आ जाता है? ये q² b² और r² अपॉन m²। एक m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? दैट k इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ q² b² r² अपॉन m। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से हम इसके डिफरेंट रिलेशंस निकाल सकते हैं। ये हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ा कि हम लोग कैसे इसमें ये डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ये बाकी बातें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं एक बारी, राइट। तो इसका रिलेशन के बारे में बताया हमने और इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने स्टडी किया, कैलकुलेशन, राइट। जल्दी से आप ये सारी कैलकुलेशन पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन एक्सप्लेन करता हूं कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो हम देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन और रेजोनेंस को, कि ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है। बच्चों सिंक्रोनाइजेशन और रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं, आपसे मेरी बात को ढंग से सुनना। सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है सेम चीजें, जैसे समझिएगा। तब ये वाला चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां से घूम के यहां पर आता है एग्जैक्ट उतने ही टाइम में, बिल्कुल फिक्स उसी टाइम में ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपने आप को चेंज कर लेता है। चेंज करने का मतलब ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहां से इधर थी उसको इधर कर देता है, यानी कि ये अगर पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव कर देता है, और अगर ये नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी कि अपने आप को ये चेंज कर लेता है। तो इसकी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी और इसके यहां से घूम के आने की फ्रीक्वेंसी, इसके रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए
अगर दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इनका सिंक्रोनाइजेशन हो गया। फिर दोबारा से इसको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करना पड़ता है और वो वहां से घूम के आता है, तब वो यहां पर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे रखना पड़ेगा, और तब घूम के यहां जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर रखना पड़ेगा। तो इसके रोटेशन यानी कि रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी और अगर इसके हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइजेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं वर्ड्स में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ high frequency oscillator and revolving proton या revolution of या frequency of the frequency of high frequency oscillator and frequency of revolving charged particle are same, called रेजोनेंस कंडीशन या सिंक्रोनाइजेशन, इसे कहते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजेशन। अगर वो सेम नहीं है तो आंसर है, अगर वो सेम नहीं है तो हम लोग यहां पर उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करा पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, राइट, हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। ये आउट ऑफ स्टेप होना क्या होता है, चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। T इज इक्वल टू 2πm/qb, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, राइट, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, राइट। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा की बात करते हैं। अगर इसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का टाइम पीरियड उसका क्या है, ज्यादा है, ज्यादा देर में से घूम के आता है, तो टाइम पीरियड ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है तो वो यहां से ऐसे आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी से राउंड लगा के वो आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। आउट ऑफ स्टेप होने का मतलब ये होता है बच्चों कि तब भी किसी को भी हम बहुत तेज रिवॉल्व कराएं तो बहुत तेज रिवॉल्व कराने पे उसका मास बढ़ जाता है। जैसे मैं वो लिमिटेशन में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, बस सिंक्रोनाइजेशन को आप समझ लीजिए कि तब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये एक सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन यहां पर क्रिएट हो गई, राइट। अब मैं आता हूं लिमिटेशन पर, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं इसकी बात। लिमिटेशन क्या है बच्चों, इसकी लिमिटेशन, इसमें एक प्रॉब्लम है। हम इसकी जो वेलोसिटी है, आप ये सोच रहे होंगे कि फिर तो मजा आ गया यार, हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखेंगे और उस चार्ज पार्टिकल की जितनी मर्जी चाहे हम लोग क्या कर लेंगे, जितनी मर्जी चाहे हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उतनी वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते। एक सर्टेन लिमिट के बाद हम उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे, उसकी वजह सुनिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रोटॉन को मूव कराया, तब हम यहां पर प्रोटॉन को मूव कराते हैं तो प्रोटॉन के मूव कराने से इसका मास बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका मास इंक्रीज हो जाता है। कैसे, उसका फॉर्मूला था m इज इक्वल टू m0 1 - v²/c², दैट इज रेस्ट मास, राइट, ये है आपका रेस्ट मास है। मैं आपसे बात करूं तो अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो 1 - जो ये नंबर है, 1 - जो ये नंबर, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि 1 - का जो ये पूरा नंबर आएगा, ये नंबर आपका कम हो जाएगा और ये नंबर कम हुआ तो मास बढ़ जाएगा। फिर दोबारा से 1 - समथिंग, अगर ये v की वैल्यू बढ़ती है तो ये वाला नंबर आपका बढ़ जाता है, और ये वाला नंबर बढ़ा तो एक में से घटने वाली संख्या बढ़ गई तो क्या हुआ, ये वैल्यू कम हो गई, और ये वैल्यू कम होगी तो क्या हुआ, मास इंक्रीज हो गया। तो जैसे हम वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर जाकर इसका मास बढ़ जाता है। और अगर इसका मास बढ़ गया तो क्या, तो अगर इसका मास बढ़ गया तो मास बढ़ने से क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ गया। अच्छा, टाइम पीरियड बढ़ने से क्या हो जाएगा भाई, पहले तब ये रिवॉल्व कर रहा था तो ऐसे यहां से घूम के आता था 5 सेकंड में, ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 माइक्रोसेकंड में, 1 माइक्रोसेकंड में घूम के आता था। लेकिन इसका मास बढ़ गया तो इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। अब ये यहां से घूम के आता है 2 माइक्रोसेकंड में। लेकिन जो अपना हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो तो हमने फिक्स सेट किया हुआ है।
अगर हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को एक फिक्स वैल्यू पर सेट किया हुआ है तो ये यहाँ पर जैसे ही 1 सेकंड होती थी तो आधा पहुंचा यहाँ पर, क्योंकि अब तो कि भारी हो गया तो इसका टाइम पीरियड बढ़ गया यहाँ तक आने का। यहाँ तक आने का टाइम पीरियड बढ़ा तो क्या हुआ, 1 माइक्रो सेकंड हुआ, तब तक तो यहाँ पर ही था ये यहाँ पर वेट कर रहा था इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना के कि भाई आजा, मुझे तुझे एक्सलेट करना है, मुझे तुझे एक्सलेट करना है। लेकिन अगले ही सेकंड में क्या हुआ, ये तो चेंज हो गया बट वो नहीं पहुंचा, लेकिन अगले सेकंड में वो ये यहाँ पर पहुंच गया 2 सेकंड में, लेकिन तब वो यहाँ पर पहुंचा, तब तक ये क्या हुआ, चेंज हो चुका था, इसने अपनी डायरेक्शन ये वाली कर ली थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और वो इधर, यानी कि अब दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो क्या हुआ, डी एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो गया। ये होता है इन स्टेप और आउट स्टेप। तब ये इधर ही आए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो तो हम क्या कहेंगे, इन स्टेप है। और तब ये इधर आए बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोजिट मिले तो क्या है, आउट ऑफ स्टेप है। और ये आउट ऑफ स्टेप कब होता है, तब हम उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर देते हैं, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा करने पर क्या होता है, एक लिमिट तक हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। उस वेलोसिटी के बाद अगर हम उसको और तेज घुमाएंगे तो वो आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। मतलब इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना स्टार्ट हो जाती है, और तब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ध्यान सुनना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डी एक्सेलेरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी प्रॉब्लम थी कि हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। आपकी बात समझ आई होगी ना, टाइम पीरियड वाली, मास बढ़ जाएगा तो ऐसा, टाइम बढ़ जाएगा ऐसा, टाइम बढ़ा तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी तो हर माइक्रो सेकंड में चेंज होता है, उसको 2 माइक्रो सेकंड लगेंगे तो क्या हुआ, अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाली बात अब मैं बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो बहुत जल्दी से घूम के अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेता है। वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ा लेगा तो क्या हुआ, उसके पास जो ये स्टेप अप वाली, यानी कि इसके जो इन आउट स्टेप होने वाली बात है, यानी कि वो जल्दी से ही उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ जाता है, और बहुत हल्का भी है, वो तोड़ता भी नहीं है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। अच्छा, न्यूट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं क्या, न्यूट्रॉन तो भारी होते हैं। आंसर, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। अब उसके पास चार्ज नहीं तो F इज इक्वल टू क्यू ई। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये है, चार्ज नहीं है तो फोर्स लगेगा क्या, नहीं। और अगर फोर्स लगेगा तो फिर क्या, फिर हम कह देंगे भाई उसको तुम एक्सेलरेट ही नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसका क्या था, इसका सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट था, और इसका ये वाला लिमिटेशन वाला पार्ट था। इसकी लिमिटेशन के पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपकी अपनी नोट में आप लिख ले, राइट। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको वो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या है। चलिए, इसके कुछ लिमिटेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं, आपको अपने नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और कुछ बार ऐसा होता है कई बार कि ये लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या लिखना है उसमें, तो आपको उसमें लिखना है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। जो पार्टिकल का मास है वो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। जैसे हम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, और मास इंक्रीज होने से वो क्या हो जाता है, स्टेप आउट हो जाता है, यानी कि उससे आगे हम उसको नहीं घुमा सकते, उससे उसमें उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बिगड़ जाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि उसको ज़्यादा वेलोसिटी से हम लोग नहीं चला सकते, ये उसकी लिमिटेशन है। एक लिमिट तक ही हम उसको वेलोसिटी दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे रूट आता है, लास्ट में मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें शायद रूट नहीं लगाया था, तो ये एक रूट भी इसमें इन्वॉल्व है, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सलेटेड इन साइक्लोट्रॉन बिकॉज ऑफ लार्ज फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ स्टेप विद द फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ स्टेप हो जाता है, यानी कि फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलॉन्ग उसके फेवर में नहीं मिलती, और अगर उसके फेवर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो डीएक्सलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज व्हाट, न्यूट्रॉन्स बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स को भी हम लोग नहीं इसमें ऑसिलेट करा सकते, नहीं इसमें हम लोग उसको भी वेलोसिटी दे सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कैन नॉट बी एक्सेलरेट इन साइक्लोट्रॉन्स, उनको भी हम साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं तो साइक्लोट्रॉन बनाने में इनको बेसिकली साइक्लोट्रॉन्स को कहते हैं एक्सेलेटर्स भी, एक्सेलेटर। तो ये जनरली इसके बहुत हैवी यूज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। कभी भी तो हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना होता है तो हम उस स्टडी में सबसे पहले देखते हैं कि हमें उसके अंदर किससे मिलके बना हुआ है वो वाली चीज़, यानी कि उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए हम लोग उसको तोड़ते हैं या हम लोग उसको देखते हैं कि क्या क्या उसमें फॉर्मेशंस हैं। तो आइए चलो मैं ऐसा करता हूँ, यूजेस आपको बताता हूँ, जल्दी से इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको यूजेस एक्सप्लेन करता हूँ इसके कि क्या क्या यूज़ हैं इसके। तो बच्चे इसके यूजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए सारे यूजेस यहाँ पे लिख दें ताकि जल्दी ख़त्म कर लें। ये क्या यूज़ है मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ। वो कहता है द हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन साइक्लोट्रॉन, बहुत अच्छी बात है, साइक्लोट्रॉन में हाई एनर्जी पार्टिकल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। आर यूज्ड टू बम्बार्ड, उनको यूज़ किया जाता है बम्बार्ड न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियाई जो पार्टिकल्स हैं उन पर हम बम्बार्डमेंट करते हैं, उनको हम हिट करते हैं और उनको तोड़ते हैं और उनको तोड़कर उनकी स्टडी करते हैं। बम्बार्ड न्यूक्लियाई एंड स्टडी इट, तो उनके स्टडी के लिए हम लोग पूरा ये काम किया करते हैं, राइट। तो किसी भी चीज़ को मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरी दुनिया बनी किस चीज़ से है, और आखिरी दुनिया बनी किस चीज़ से, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को तोड़ते हैं। पहले हमें पता नहीं था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, हमने एटम को तोड़ा तो पता लगा हाँ ये होता है, हमने उसको सबसे छोटा पार्टिकल दुनिया का समझ लिया।
बट क्या सबसे छोटा वही है? नहीं। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले, बहुत क्या कई साल हो गए हैं, आई थी कि एक हमें बहुत छोटा पार्टिकल मिल गया, गोल्ड पार्टिकल के बारे में बात हुई थी। हम ये चाहते हैं कि हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पर पहुंच जाएं जिससे एक वो पार्टिकल क्या है जिससे मिलके पूरी दुनिया बनी हुई है। तो उसकी खोज में, उसके रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमने जो एक्सेलेरेटर था, बहुत बड़ा सा एक्सेलेरेटर जिसको कई साल लगे बनाने में, उस एक्सेलेरेटर से हमने उसको तोड़ा है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं बहुत सारे, और वहाँ से हम रिसर्च कर रहे हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है। अभी तक का सबसे छोटा पार्टिकल गोल्ड पार्टिकल के बारे में उसकी पुष्टि हुई है। देखेंगे इससे आगे क्या होता है, बट उसकी स्टडी के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? साइक्लोट्रॉन को, एक्सेलेरेटर्स को। सेकेंड कहता है यूज टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स। हम इससे न्यूट्रॉन ही बनाते हैं। तब भाई न्यूक्लियस को हम लोग हिट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। और न्यूट्रॉन हमारे कहाँ काम आता है? तो न्यूट्रॉन काम आता है एटॉमिक रिएक्टर्स में, एटम बम, यानी कि एटॉमिक रिएक्शंस जो होती हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन्स को। क्या यूज़ है न्यूट्रॉन्स का, मैं सिखाऊंगा, ये टॉपिक है अपना न्यूक्लियर रिएक्टर, जाके मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करानी होती है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उसमें पार्टिकल्स बहुत तेज चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, न्यूट्रॉन्स को उसमें डालते हैं हिट करने के लिए, तोड़ने के लिए चीज़ों को बेसिकली। तो वो न्यूट्रॉन कहाँ से मिलते हैं हमें? भाई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, बेसिकली एटॉमिक रिएक्टर चलाने के लिए हम लोगों को जो न्यूट्रॉन चाहिए, वो न्यूट्रॉन में कहाँ से मिलते हैं? वो इससे पैदा करते हैं हम लोग, साइक्लोट्रॉन से, उसको न्यूक्लियस को तोड़ के। देखो कहाँ से लिंक है, कनेक्शन है। साइक्लोट्रॉन से हम न्यूट्रॉन बनाएंगे, और वो न्यूट्रॉन कहाँ यूज़ होते हैं? एटॉमिक रिएक्टर्स में। रिएक्टर्स हम टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। इट इज़ यूज टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड्स में, इम्प्लांटिंग के लिए और बेसिकली सिंथेसिस के लिए इसका मेन यूज हम लोग करते हैं। बायो का यूज आ गए हम लोग, ये इसमें क्या है? इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बनाने के लिए जो कहाँ काम आते हैं? जो हमें काम आते हैं हॉस्पिटल्स में और डायग्नोसिस और फिर भी ट्रीटमेंट में। मैं आपको बता दूं कि जो कैंसर जैसी घातक बीमारी है उसका भी हम लोग इलाज निकाल पाए तो इस रेडियो एक्टिव पार्ट से, यानी कि हमने साइक्लोट्रॉन के रिएक्शन से, साइंस बहुत आगे बढ़ रही है। साइंस ने क्या किया है कि चीज़ों को हमने स्टडी किया है, हमने देखा है, जिंदगी को जीने लायक बनाने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम इस नेचर को समझते हैं कि क्या है, और उसकी समझ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही पार्ट है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो हमने बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अपनी ज़िंदगी को, जहाँ किसी को कोई बीमारी हो जाती है, उसका इलाज अगर नहीं हो पाता तो फिर वो बंदा, तो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, हमें उसको लाइफ को बढ़ाने के लिए हमने रिसर्च किए हैं, हमने टेक्नोलॉजी लेके आए हम लोग, उससे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन रोल है वो हॉस्पिटल्स में और उनके ट्रीटमेंट्स के लिए, और सबसे ज़्यादा रेडिएक्टिव के लिए कहाँ यूज़ होता है? वो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत यूज़ होता है। तो जितनी भी घातक बीमारियाँ हैं उन सब के ट्रीटमेंट्स के लिए हम लोगों ने रिसर्च किए हैं, और रिसर्च के बेसिस पर उनके लिए मेडिसिन हमने, या फिर उनके ट्रीटमेंट्स के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनकी डेवलपमेंट्स की हैं। जैसे बहुत ज़्यादा घातक बीमारियां थी, अभी वो नॉर्मल है, उनके ट्रीटमेंट्स हमारी अवेलेबिलिटी में है। हम लोगों ने ये सब कहाँ से सीखा है? ये सब हमने रिसर्च करके सीखा है। और वो मेन पार्ट क्या है? तो हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, उसके लिए हमें तोड़ना पड़ता है उनको, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? हमें साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऐसी सब साइंस में चीज़ें इंटररिलेटेड है, बहुत सारी लिंक्ड है, और उन लिंकिंग की वजह से हम लोग चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये अपना पार्ट था कि भाई कैसे हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा यूज़ है मेडिकल इंडस्ट्री में, तो आप बात करिएगा तो बहुत ज़्यादा ये काम आता है, रिसर्चेज में बहुत ज़्यादा काम आता है, नई नई चीज़ों को डेवलप करने में, कि मान लीजिए कोई बीमारी है तो उसके इलाज के बारे में, या फिर उसको पहचाने कैसे, उसको डायग्नोज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, राइट। तो ये हमने सारे यूजेस वगैरह पढ़े। यहाँ पर अब साइक्लोट्रॉन में ख़त्म करता हूँ। साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आएंगे वो केवल आपसे पूछ जाएंगे, रेडियस पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछेगा, टाइम पीरियड टी पूछेगा, फ्रीक्वेंसी अब पूछेगा, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेगा। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आप बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आपको लगा लेना, बाकी मैं कराने वाला हूँ बाद में, बट ये न्यूमेरिकल इसके आ सकते हैं। ये हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरी स्टडी की। बच्चों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप जरूर ये तीनों वीडियो जो मैंने बनाई साइक्लोट्रॉन में लोगों को शेयर करें, और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।